दिसंबर 1903 में अंग्रेज सरकार बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा कर चुकी थी। इसके पीछे सरकार ने तर्क दिया कि बंगाल की विशाल आबादी के कारण प्रशासन को ठीक से चलाने में दिक्कत आ रही है। आखिर बंगाल विभाजन की असली वजह क्या थी और इसके पीछे अंग्रेजों के छिपे हुए मंसूबे क्या थे, इस बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हिस्ट्री की मिस्ट्री की इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर सकते हैं। 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने एक आज्ञा जारी करके बंगाल को दो भागों में बांट दिया। पहले भाग में पूर्वी बंगाल और असम थे, जिसकी आबादी लगभग 3 करोड़ थी, जबकि दूसरे भाग में शेष बंगाल था और उसकी जनसंख्या 5 करोड़ 40 लाख थी, जिसमें 1 करोड़ 80 लाख बंगाली और 3 करोड़ 60 लाख बिहारी और उड़िया थे। बंगाल विभाजन के पीछे अंग्रेजों का असली मकसद बंगाल को कमजोर करना था, क्योंकि उस समय बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख केंद्र था। बंगाल विभाजन के तहत बंगालियों को प्रशासनिक सुविधा के लिए दो तरह से विभाजित कर दिया गया, पहला भाषा के आधार पर और दूसरा धर्म के आधार पर, क्योंकि पश्चिम बंगाल हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र था और पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र। उस समय भारत सरकार के गृह सचिव रिस्ले ने 6 दिसंबर 1904 को एक आधिकारिक टिप्पणी में लिखा कि एकजुट बंगाल अपने आप में एक शक्ति है। बंगाल और विभाजित हो तो सभी भागों की दिशाएं अलग अलग होंगी। यही बात कांग्रेस के नेता महसूस करते हैं। उनकी आशंकाएं पूरी तरह सही हैं और इस योजना का महत्व इसी में है। हमारा एक उद्देश्य हमारे शासन के विरोधियों को तोड़ना और इस प्रकार उन्हें कमजोर करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बंगाल के राष्ट्रवादियों ने विभाजन का जमकर विरोध किया। बंगाल के भीतर भी जमींदार, व्यापारी, वकील, छात्र, नगरों के गरीब लोग, स्त्रियां और समाज के विभिन्न वर्ग अपने प्रांत के विभाजन के विरोध में स्वतः स्फूर्त ढंग से उठ खड़े हुए। राष्ट्रवादियों ने बंगाल के विभाजन को एक प्रशासकीय उपाय ही नहीं बल्कि भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक चुनौती समझा। उन्होंने इसे बंगाल को क्षेत्रीय और धार्मिक आधार पर बांटने का प्रयास माना। धार्मिक आधार पर इसलिए क्योंकि पूर्वी भाग में मुसलमानों और पश्चिमी भाग में हिंदुओं का बहुमत था। उन्होंने समझा कि इस प्रकार बंगाल में राष्ट्रवाद को कमजोर और नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे बंगाली भाषा और संस्कृति को जबरदस्त धक्का लगता। विभाजन विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को आरंभ हुआ। उस दिन कोलकाता के टाउन हॉल में विभाजन के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। इस सभा के बाद प्रतिनिधि आंदोलन को फैलाने के लिए पूरे प्रांत में फैल गए। विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। आंदोलन के नेताओं ने इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। उस दिन लोगों ने उपवास रखे, कोलकाता में हड़ताल हुई, लोग बहुत ही सुबह नंगे पैर चलकर गंगा में स्नान करने पहुंचे। इस अवसर के लिए रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा, जिसे सड़कों पर चलने वाली भीड़ गाती। बाद में इस गीत को बांग्लादेश ने 1971 में अपने मुक्ति के बाद अपने राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। कोलकाता की सड़कें वंदे मातरम की आवाजों से गूंज उठी और यह गीत रातों रात बंगाल का राष्ट्रीय गान बन गया। रक्षाबंधन के उत्सव का एक नए ढंग से उपयोग किया गया। बंगालियों और बंगाल के दो टुकड़ों की अटूट एकता के प्रतीक के रूप में हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे की कलाइयों पर राखियां बांधी। इसी दौरान सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित संभवतः तब तक की सबसे विशाल जनसभा थी। जनसभा में शामिल प्रदर्शनकारियों ने विरोध अभियान चलाने के लिए 50,000 रुपए एकत्र किए। बंगाल के नेताओं को लगा कि केवल प्रदर्शनों, सार्वजनिक सभाओं और प्रस्तावों से ब्रिटिश हुकूमत पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसके लिए और भी सकारात्मक उपाय करने होंगे, जिनसे जनता की भावनाओं की तीव्रता का अच्छी तरह पता चले। और इसी का परिणाम था स्वदेशी और बहिष्कार। पूरे बंगाल में जनसभाएं की गईं, जिनमें स्वदेशी अर्थात भारतीय वस्तुओं का उपयोग तथा ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय किया गया और शपथ ली गई। अनेक जगहों पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और विदेशी कपड़े बेचने वाली दुकानों पर धरने दिए गए। स्वदेशी आंदोलन को बड़े पैमाने पर सफलता मिली। स्वदेशी आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका बंगाल के युवकों ने निभाई। उन्होंने स्वदेशी का प्रयोग और प्रचार किया तथा विदेशी वस्त्र बेचने वाली दुकानों के आगे धरना आयोजित करने में आगे रहे। सरकार ने छात्रों को दबाने की हर संभव कोशिश की। जिन स्कूलों और कॉलेजों के छात्र स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय थे, उन्हें दंडित करने के आदेश जारी किए गए। उन्हें प्राप्त सहायता एवं विशेषाधिकार छीन लिए गए। उन्हें विश्वविद्यालयों से बाहर कर दिया गया। आंदोलन में शामिल छात्रों को
छात्रवृत्ति की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया तथा उन्हें हर सरकारी नौकरी से वंचित रखने का निर्णय किया गया। राष्ट्रवादी आंदोलन में भाग लेने के लिए दोषी छात्रों के खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की गई, अनेकों पर जुर्माने किए गए, कईयों को गिरफ्तार किया गया और कभी कभी पुलिस द्वारा लाठियों से पीटा भी गया। फिर भी छात्रों ने झुकने से इनकार कर दिया। स्वदेशी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण बात इसमें स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी थी। शहरी मध्यवर्ग की सदियों से घरों में कैद महिलाएं जुलूस और धरनों में शामिल हुई। इसके बाद वे राष्ट्रीय आंदोलन में भी बराबर सक्रिय रहीं। अनेकों प्रमुख मुसलमान नागरिकों ने भी स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। इनमें प्रसिद्ध वकील अब्दुल रसूल, लोकप्रिय आंदोलनकारी लियाकत हुसैन और व्यापारी गजनबी प्रमुख थे। ढाका में भाषण देते हुए लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि बंगाल के विभाजन का एक कारण यह है कि पूर्वी बंगाल के मुसलमानों में ऐसी एकता स्थापित की जाए जैसे कि पुराने मुसलमान सूबेदार और सम्राटों के समय में देखने को नहीं मिली। स्वदेशी और स्वराज की गूंज जल्द ही देश के दूसरे प्रांतों में भी गूंजने लगी। मुंबई, मद्रास और उत्तर भारत में बंगाल की एकता के समर्थन में तथा विदेशी मामलों के बहिष्कार के लिए आंदोलन को देश के दूसरे भागों तक पहुंचाने में प्रमुख भूमिका बाल गंगाधर तिलक की रही। तिलक ने जल्द ही समझ लिया कि बंगाल में इस आंदोलन के उभरने के कारण भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास का एक नया अध्याय आरंभ हुआ है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनसंघर्ष चलाने तथा आपसी सहानुभूति के बंधन में पूरे देश को बांधने की चुनौती सामने थी और यह अच्छा अवसर था। और बाद में विभाजन विरोधी आंदोलन की कमान जल्द ही तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जैसे उग्र राष्ट्रवादियों के हाथों में पहुंच गई। उग्र राष्ट्रवादियों ने जनता से आग्रह किया कि वे सरकार के साथ सहयोग न करें और सरकारी सेवाओं, अदालतों, सरकारी स्कूल कॉलेजों, नगर पालिकाओं और विधानमंडलों का बहिष्कार करें। उग्र राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी और विभाजन विरोधी आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की कोशिश की और विदेशी शासन से मुक्ति का नारा दिया। अरविंद घोष ने खुलकर घोषणा की कि राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राणवायु है। इस तरह बंगाल के विभाजन का प्रश्न गौड़ हो गया और अब भारत की स्वतंत्रता का प्रश्न भारतीय राजनीति का केंद्रीय प्रश्न बन गया। वास्तव में विभाजन विरोधी आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रवाद में एक महान और क्रांतिकारी परिवर्तन आया। बाद के राष्ट्रीय आंदोलन ने इस पूंजी का खूब उपयोग किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। शुक्रिया।